अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। पाकिस्तान में पहली बार किसी साबिक DGISI यानी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौजी अदालत में बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया है। इसका ऐलान फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने एक गैर मामूली प्रेस रिलीज़ के ज़रिए किया। प्रेस रिलीज़ में मज़ीद कहा गया है कि फैज़ हमीद के खिलाफ सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। मज़ीद कहा गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात, जिनमें 9 मई भी शामिल है, फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से जो है उसके मुतल्लिक अलहदा जो है तफ्तीश भी की जा रही है। ISPR के मुताबिक इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। यानी यह अंदिया दिया गया है कि फैज़ हमीद किसी सियासी लीडर के कहने पर 9 मई में मुलव्वस थे। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए राह हमवार की जा रही है। पर आज नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने तो जो है 9 मई के वाक़यात की अदालती तहकीकात के लिए इमरान खान की दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। तो थोड़ी सी रिलीफ उनको अदालत से मिली है। बानी PTI की जानिब से वकील हामिद खान अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1.5 साल हो गया है, पता तो कराएं कि 9 मई को हुआ क्या था। मुल्क में गैर अलामिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। यानी कि 9 मई मुकदमात में जो 85 अफराद फौज की हिरासत में हैं, इनके केसेस पर कोई असर नहीं होगा। जबकि आज सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से दरख्वास्त की समाअत में जो है लतीफ़ खोसा ने कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद कम से कम उनको अपने अहले खाना से तो मुलाकात करवाई जाए। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि मुलाकात से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल चंद महीने पहले यकीन दहानी करा चुके हैं कि अदालत ने लतीफ़ खोसा की जानिब से ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। क्या आज की प्रेस रिलीज़ के बाद इमरान खान के फौजी ट्रायल के इम्कानात बढ़ गए हैं और क्या तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की कॉल पर नज़रसानी कर सकती है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे राजा कमरुल इस्लाम साहब, मेंबर हैं कौमी असम्बली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब इधर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मेंबर हैं कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप भी सीनियर वकील हैं और सीनियर लीडर हैं JUIFA के। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ होंगे रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, दफाई तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब, आपसे शुरू करते हैं। चूँकि ISPR की प्रेस रिलीज बहुत अहम है आज, उसके ऊपर तलाल चौधरी साहब ने ये कहा है कि कोर्ट मार्शल अगर हो रहा है तो इससे ये वाज़े हो गया है, साबित हो गया है कि बगावत की गई थी और ये मुकदमा जो है ये जनरल फैज़ हमीद के ऊपर नहीं है, ये ट्रायल एक्चुअली PTI का शुरू हो गया है। आप कैसे देखते हैं? देखें, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि कंप्लीट एविडेंस मौजूद है जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ और उसकी वजह से इनके ऊपर ये चार्जशीट फ्रेम हुई है। नंबर 2, जितने मल्टी चार्जेस हैं, मल्टी लेवल, लेकिन उसमें सबसे अहम ये है कि उन्होंने पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है, जिसमें 2 साल की पाबंदी होती है, यू कांट इन्वॉल्व इन एनी पोलिटिकल एक्टिविटीज़। और आपसे इनएडवर्टेंटली या खामोशी से डिस्क्रीटली भी आप किसी को मदद करें, वो पता चले, दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ द, ये आर्मी सीक्रेट एक्ट की वो है। नंबर 3 इसमें यह कि देखें, इतने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ जब ये सारी चीज़ें की जाती हैं, दैट मीन कि 100% प्रूफ, प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस इज देयर, और तभी ही उनको इंडिक्ट किया गया, चार्जशीट में फ्रेम की गई है। नाउ ट्रायल होगा जिसमें प्रोसिक्यूशन, डिफेंस अपने अपने गवाह पेश करेंगे। डिफेंस लॉयर ज़ाहिर है कि सिविलियन वो अपनी मर्जी का रख सकते हैं, वो रखेंगे। इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये एक्सपीडाइट होगा, जल्दी होगा। इसमें ये नहीं है कि एक 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की डेट दी जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट। डेली 1 और डे कोई अगर ज़रूरी हो तो मिस होता है। मगर ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तलाल चौधरी साहब ने कहा कि बगावत की गई, यानी फ़ौज के अंदर से कैसे बगावत हुई? अगर वो रिटायर्ड थे तो फिर और लोग मुंसलिक होंगे उनसे। इनके साथ देखें, इनके साथ और ब्रिगेडियर्स भी ये इन्वॉल्व हैं, कुछ कर्नल भी हैं, और ख़ास तौर पे
जिस तरीके से पीटीए को ये भी क्लियर बताया गया उस प्रेस रिलीज में कि देयर कॉन्क्रीट प्रूफ, सफिशिएंट चीज़ें हैं जो ये प्रूव करती हैं कि बानी पीटीए और उनके पॉलिटिकल लीडर्स वो इनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑर्डर दे रहे थे और ये उनको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। दैट इज़ वेरी सीरियस। आपने इस जगह की अनाउंस किया गया जी कि फौज में लोग जो हैं वो हुक्म न माने, दिस इज़ वेरी सीरियस। मिलिट्री स्ट्रॉन्ग इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। इराक, लिबिया आप देख लें, ये चीज़ें एनिमी के नैरेटिव भी है, ये फौज और अवाम में खलीज पैदा करो। फिर देशन वॉर क्या होती है? टू ब्रेक द विल ऑफ। तो सर ये फिर इससे मैसेज क्या दे रही है फौज, बाकी जो लोग जो सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं, आपके ही सफ़ों के अंदर से जो बाकी जनरल होते हैं और वो मुदाखलत करते हैं सियासत के अंदर, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप उसको? देखिए, मैसेज के जो मुल्क पे इंतशार, फौज में इंतशार करने की जो सियासत है, आपने आना है अनाउंस करें आफ्टर 2 साल के बाद कि मैंने पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व हो गया, मैंने ज्वाइन कर फायर से आई एम ज्वाइनिंग पीटीआई और आई ज्वाइन पीपल पार्टी, नो हार्म, देन बी पार्ट ऑफ इट एंड देन ओन एवरीथिंग, राइट। बट अब इंडिपेंडेंट भी हो और अब मशवरे भी दें और फौज को, आपका फौज का सिस्टम पता है, उसमें पेनिट्रेट करें, दैट इज़ वेरी सीरियस। अच्छा ठीक, इधर कामरान मुर्तज़ा साहब, आप एक सीनियर वकील हैं, आप भी मामलात को देख रहे हैं। पहला सवाल तो आपसे कि ये आपको क्या लगता है कब तक जो है ये ट्रायल कंप्लीट होगा? दूसरा, क्या इससे एक मैसेज चला जाएगा कि जी फ़ौजियों को सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए? चूँकि माजी में हमने देखा कितना मुश्किल था जनरल मुशर्रफ का ट्रायल करना, तो उनके ऊपर तो अकबर बुख्ती साहब, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं बलूचिस्तान से, उनका कत्ल का मुकदमा भी चल रहा था। जी हाँ, वो जिस मुकदमे में कभी आए नहीं थे और इसके बावजूद वो उसमें इक्विट भी हो गए थे बग़ैर आए। ये कभी किसी और केस में मुमकिन शायद नहीं हुआ, कम अज़ कम मेरे इल्म के मुताबिक। तो स्टिल वो इक्विट हो गए थे, मगर उनका ट्रायल करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। और अब इनका ट्रायल हो रहा है। अगर ये ट्रायल तो एक असूल के तौर पे बना लें कि जी कोई भी जो है वो सियासी मुदाखलत ना हो, तो फिर तो इसको अप्रिशिएट किया जाएगा। मगर बावजूद ये कि जनरल फैज़ मुझे कभी भी पसंद नहीं रहे, मगर उनको अगर बीच में से चुन के अलहदा करके उनके ख़िलाफ़ ट्रायल हो, और बाकी जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना ये काम करते रहे आइंदा भी और पहले भी जी, तो फिर देन जो है वो फिर इस मामले को जो है ना वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसा काम करिए जो असूल की बुनियाद पे हो, ना कि जो है ना वो किसी को बीच में से चुना जाए और उसको जो है उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड किया जाए। असूल पे चलेगा तो हम असूल के साथ चलेंगे, असूल के बगैर चलेगा तो फिर हम साथ चलना। जो आप कहते हैं कि जी पर्सन स्पेसिफिक ना करें, एक इंसान का मिसाल ना बनाएं, आप एक प्रिंसिपल पोजीशन लें, राइट? पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए, राइट। इसके अंदर पिक एंड चूज़ हुआ है इस मामले में जी? इस मामले में तो जाहिर है। देखिए, आप पाकिस्तान की तारीख़ उठाइए, राइट फ्रॉम कायदे आज़म उठाइए। कायदे आज़म कहा करते थे कि जी वो एक फ़ौजी अफसर है और वो फ़ौजी अफसर जो है वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ की बजाय वो दिलचस्पी लेता है सियासत में, और वही फ़ौजी अफसर जो है फिर उसके बाद जो है ना वो किसी कू का जो है ना वो बना, और वो उसी फ़ौजी अफसर ने मोहतरमा फातिमा जनाह को गद्दार तक बना दिया। ज़रूर। तो ये तो हमारी तारीख़। मगर फिर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था? देखिए, असूल हम वज़ा कर लें। अगर पाकिस्तान को हम बरकरार रखना चाहते हैं और यकीनन बरकरार रखना चाहते हैं कि ये हमारा मुल्क है और हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है वो ये हमारा मुल्क ही है, तो फिर जो है ना हमको असूल वज़ा करने पड़ेंगे। और सिर्फ वज़ा करने, असूल तो खैर वज़ा तो दस्तूर में भी हो जाते हैं, मगर फिर उनको जो है ना उनके साथ जो है हमको उनको हुर्मत देनी पड़ेगी उन असूलों को। उस हुर्मत को हम जो है ना उसके साथ उस तकद्दुस को साथ लेके चलें तो यकीनन ये हमारा मुल्क जो है वो चलेगा भी और प्रॉस्पर भी करेगा। अच्छा, राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपने कामरान मुर्तज़ा साहब जो आपके एक तरह से आपके दोस्त हैं, आपकी पार्टी के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं मौलाना फजल रहमान के साथ, वो कहते हैं कि जी आप पिक एंड चूज़ कर रहे हैं इस सिलसिले में। आप अगर एक असूल रखेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि कानून के सारे तकाज़े और फेयर जस्टिस के सारे तकाज़े मुकम्मल हुए, मगर आप सिर्फ उस जनरल को पकड़ रहे हैं जो आज आपके ख़िलाफ़ हो गया। ये पहली बात तो ये है जी कि ये एक फ़ौज का अपना अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के तहत ये कोर्ट मार्शल शुरू हुआ था। इसका एक तरीक़ाकार है
कि पहले जो है वो एक एविडेंस, समरी ऑफ एविडेंस होती है, वो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जो ब्रिटिश साहब ने यकीनन उस पर रोशनी डाली। इसके बाद फिर फील्ड कोर्ट मार्शल। अब इसमें एक फ़र्क है सियासी सरगर्मी में और नहीं, मगर इमरान खान साहब के लिए ये राह हमवार हो गई ना मिलिट्री ट्रायल के लिए, और क्या आपकी हुकूमत का क्या मौका है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए? मैं वही गुजारिश करने जा रहा हूँ कि दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है कि जिसका ट्रायल अभी शुरू हुआ है और वो फील्ड कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है, उसका तो ताल्लुक जनरल साहब की नौकरी के टाइम का है, सियासी सरगर्मियों में मुदाखलत या जो भी चीज़ें थी। लेकिन मगर 9 मई तो उसके बाद हुआ है जब रिटायर हो गए। मैं वही बात कर रहा हूँ, जो एक फ़ौजी अफसर है, सीनियर फ़ौजी अफसर, वो जब रिटायर होता है तो वो अमीन होता है उस सारी इंफॉर्मेशन का। यहाँ पे 9 मई को क्या हुआ कि उस फ़ौज की और मुल्क की जो बुनियादी असास थी उस पर हमला किया गया। मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस को, तमाम दफ़ाई तनसीबात अगर आप देखें, इसको फ़र्क करें ना ज़रा। नहीं ठीक है, मगर वो तो सबको पता है, बहुत दफ़ा बात दोहराई गई है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि PMLN का मौक़िफ़ है क्या? मैं वही मौक़िफ़, क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए कि नहीं? यस और नो सर? मैं वही मौक़िफ़ दे रहा हूँ कि जब ये चीज़ साबित हो जाए कि जो हमले हुए सिविलियंस की तरफ से भी और उसकी जो सोर्स थी, उसका जो इंफॉर्मेशन देने वाला एक ऐसी अगर शख्सियत थी, अगर कि जो इन चीज़ों की प्रीवी थी, जो इन चीज़ों से आगाह थी कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें, और उसका आपस में एक नेक्सस कह लें या एक लिंक अगर बन गया तो फिर होना चाहिए। तो फिर डेफिनेटली होना चाहिए। ऑलराइट, बैरिस्टर उमैर साहब, आप चूँकि वकील हैं, वो कह रहे हैं कि जी अगर आपने ये सारी चीज़ें जोड़ ली हैं, जनरल फैज़ का जो मुकदमा है वो सारे तकाजे पूरे करता है मिलिट्री ट्रायल के, और अगर इमरान खान साहब इम्प्लिकेट हो जाते हैं तो देन शायद वो ही विल बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। रहीम जी, बुनियादी तौर पे देखें, हम ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं, मगर बुनियादी उसके पीछे एक एम्फसिस क्या है कि जी 9 मई का वाक़या है, उससे कनेक्शन जोड़ें, और 9 मई के वाक़े को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, आज 1.5 साल गुजर चुका है, वो कहीं नहीं पहुंचा। फिर हम जो जिस डिस्टिंक्शन में कन्फ्यूजन कॉज करते हैं, हमें फ़र्क नहीं पता चलता इदारे में, हुकूमत में और रियासत के फ़र्क में। जहाँ जब मुस्लिम लीग नून ने आड़ लेनी होती है, उन्हें कमज़ोरी नज़र आती है, वो इदारे को सामने कर देता है और इदारे को एज प्रेजेंट करता है रियासत, और इस डिस्टिंक्शन पे प्ले करना शुरू कर दे। अगर देखें इस तरह से आप सियासी शख्सियात का करने लग जाएं तो देखें माजी में बहुत सारे वाक़यात गुजरे हैं। अगर आप माजी में चले जाएं तो आपके सामने तैयारा साजिश केस है, फिर जनरल ज़ियाउद्दीन और नवाज शरीफ फिर आप उस कटहरे में ला के खड़ा कर दें। देखें, मगर मैं ये नहीं कहूँगा बीइंग ए पॉलिटिकल फिगर मैं इसके हक़ में ही नहीं हूँ, क्योंकि देखें जो सिविलियन का ट्रायल है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए ट्रायल होता है, उसका डिफरेंट एक एविडेंशरी स्टैंडर्ड है, उसके डिफरेंट प्रोसीजरल, ट्रांसपेरेंट होता है ना, कैंगरू कोर्ट्स तो नहीं है कि वो उसको आप कभी भी मिलिट्री ट्रायल को आप जितना भी कह लें जी कि जी थोरो किया है, थ्रैश आउट किया, उस तरह नहीं हो सकता। मतलब उसका डिफरेंट स्टैंडर्ड है ऑल टुगेदर। तो इन चीज़ों को आपको पसे मंज़र रखते हुए करना चाहिए। जहाँ तक 9 मई का सवाल है, देखें एक इंस्टीट्यूशन पे अगर अटैक समझा जाता है, उनकी दिल आज़ारी है, तो उसको थोरो प्रोब कर लेना चाहिए। गवर्नमेंट इनके पास है, आज कमीशन बनाए। आप तो पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप किया है, नहीं है, ये तो बेख्तियार है। तो ये उन्हें रिक्वेस्ट कर लें, जिनसे ये समझ रहे हैं कि बेख्तियार हैं, थोड़ा सा इख्तियार मांग लें। नहीं, हमने तो अब देखें 5 रुकनी कमेटी बना के एक डोर ओपन की है। अगर सैनिटी प्रिवेल करे तो ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। देखें ओवरऑल क्या हो रहा है कि पॉलिटिकली अगर हमारे एंड पे गलती हैं तो इनके एंड पे भी गलती हैं। ये डे टू डे गुजार रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं। इन्होंने दिन गुजारना था तो 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने ऐसे ऐसे वादे किए जो आज पूरे नहीं कर सकते। उस पर हमने आना है, चूँकि उसके ऊपर कामरान मुर्तज़ा साहब का मेरा ख्याल है ज़्यादा आपसे एक ऑब्जेक्शन है, मगर मुझे पता है चूँकि ब्रिगेडियर साहब ने जाना है तो हारिस नवाज साहब एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँगी। अगर इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होता है तो उसकी जो लेजिटिमेसी होगी वो क्या होगी? चूँकि पहले ही इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ये कह चुकी है कि जी इस केस के ऊपर कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी, चूँकि मिलिट्री कोर्ट्स की एज सच लेजिटिमेसी नहीं मानी गई इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स हों, चाहे वो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कानून के तकाजे पूरे करने होंगे। हम पूछेंगे अपने पैनल से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ऐसा लग रहा है कि राह हमवार हो रही है कि इमरान खान साहब को फ़ौजी अदालत में ट्राई किया जाए। वो पहले साबिक वज़ीर आज़म होंगे जिनको मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ, कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी पार्टी का एक मौक़िफ़ है, कम अज़ कम आपका मैं कह सकती हूँ कि एक प्रिंसिपल स्टैंस है कि जी किसी भी सिविलियन को फ़ौजी अदालत में ट्रायल उसका नहीं होना चाहिए। मगर आज 85 ऐसे लोग हैं जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा है। अगर ये होता है तो मुझे ये बताइए कि उस ट्रायल की लेजिटिमेसी क्या होगी? आप वकील हैं। मैं उसको गलत समझता हूँ। देखिए, ये पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तानी शहरी अगर कोई जुर्म करे तो खुदा न खास्ता तो वो जो है वो रेगुलर ला के उसमें आता है और उसी को रेगुलर साइट पे प्रोसीड करना चाहिए था। मैं जिस वक्त ये वाक़या हुआ था 9 मई का, ये दुरुस्त तौर पे भी इसमें इम्प्लिकेशन हो सकती है और गलत तौर पे भी। मैंने उस वक्त भी जो है ना ये मुसलसल जो है मुतालबा किया था उस वक्त के चीफ जस्टिस से कि इस मामले का सो मोटो ले लें और उनको कहें कि रेगुलर साइड पे डे टू डे प्रोसीड करें, ताकि अगर किसी ने किया है तो बहुत गलत किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और किसी ने अगर नहीं किया तो उसको नाजायज़ तौर पे किसी सियासी सियासत को बुनियाद बना के उसको जो है ना वो डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। वो फिर जब मामलात इस तरफ से आ जाते हैं जिसमें अस्करी साइड का भी कोई वो मामलात होते हैं तो फिर हमारे चीफ जस्टिस साहबान भी जो है वो फिर अपने पाँव पे नहीं सही तरह से खड़े होते। उसको कानून के मुताबिक उसी वक्त प्रोसीड कर लेना चाहिए था और प्रोसीड करके अगर किसी ने जुर्म किया है उसको यकीनन सज़ा, और किसी ने जुर्म नहीं किया तो उसका एक दिन भी बल्कि एक लम्हा भी जो है कस्टडी में वो हम सब पे बोझ है। जी, और अगर इसका ट्रायल होता है लेट्स से सिविलियन कोर्ट्स में तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होगा सर? नहीं, ट्रायल क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होगा? ट्रायल होना चाहिए। राइट, जो प्रॉपर ट्रायल बनता है तो सेशन में जाना चाहिए और मजिस्ट्रेट ट्रायल बनता है तो मजिस्ट्रेट के पास। अंडरस्टूड, ठीक है ना जी। और अगर एंटी टेररिज्म में आता है तो फिर एटीसी में जाना चाहिए। ठीक है। राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपने फजलुर रहमान की पार्टी की जो एक अहम रुकन है उनकी बात आपने सुन ली। वो लीगल हैं JUIFA के, ये आपके ऑपोजिशन में नहीं है मगर ये आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि जी आप उनका मिलिट्री ट्रायल ना करें, आप उनके आम अदालतों में इमरान खान का अगर होता है तो आप वो करें। आपके पास ये इख्तियार भी है कि नहीं? देखिए, मिलिट्री एक्ट एक कानून है और वो कोई खुदा न ख्वास्ता कैंगरू कोर्ट वाली बात नहीं है, वो एक लॉ है। और आप देखें कि दहशतगर्दी का एक एक्ट अलग मौजूद है, दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं, लेकिन जब उस दहशतगर्दी का ताल्लुक़ किसी फ़ौजी इंस्टॉलेशन से या आर्मी के या किसी आर्म्ड फोर्सेस के नेटवर्क से होता है तो फिर उसी दहशतगर्दी का ट्रायल, इससे माजी में भी होते रहे, वो मिलिट्री कोर्ट में होता है, चाहे वो सिविलियन हो। जितने दहशतगर्दों ने हमले किए नेवल बेसिस पे या हमारे GHQ पे, उनके ट्रायल जो हैं, दहशतगर्दी का एक्ट मौजूद था लेकिन उनके मिलिट्री कोर्ट में। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये इतना भी कोई डाक या वो कानून नहीं है, ना कोर्ट्स हैं। इसके बाद एक राइट ऑफ अपील है मिलिट्री कोर्ट का जो कि हाई कोर्ट में है, फिर उसके बाद एक अनदर राइट ऑफ अपील है मिलिट्री कोर्ट के फैसलों का जो कि सुप्रीम कोर्ट में है, फिर उसके बाद एक अनदर राइट ऑफ अपील है कि जिसको नज़रसानी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो 3 टीयर्स जो हैं अदालतों के, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के, वो मौजूद हैं। इसलिए इसको उस सेंस में इतना डार्क नहीं लेना चाहिए। और जब भी कहीं मिलिट्री एक्ट क्यों बनाया गया, मिलिट्री एक्ट में बिल्कुल सिविलियन की गुंजाइश मौजूद है। जब उसका ताल्लुक कहीं मिलिट्री के किसी निज़ाम से कहीं पे तो फिर वो हो। ठीक है। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, आप तो अच्छी तरीके से मामलात समझते हैं कानूनी। ये जो ये कह रहे हैं कि जी आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की गई, उसके तहत किसी भी सिविलियन को आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल किया जा सकता है और फिर उसकी अपील का हक है, वो आगे अदालतों में जा सकता है। अच्छा, ये बुनियादी क्वेश्चन अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है। देखें, जहाँ ऑर्डिनरी लॉ हो और स्पेशल लॉ हो उसकी हद तक आप बात कर रहे हैं तो एक डिफरेंट है कि स्पेशल लॉ प्रिवेल। यहाँ 2 स्पेशल लॉ मौजूद हैं। आर्मी एक्ट है 1952 का, ATA एक्ट 1997 उसके बाद आया है।
तो जब वहाँ 2 स्पेशल लॉ होंगे तो स्पेशल लॉ लेटर इन टाइम वाला प्रिवेल करेगा, तो उस यार्ड स्टिक पे भी नहीं बनता अगर राजा साहब की ये बात को ले लिया जाए। तो और उसके अलावा देखिए वेस्ट की जूरिस्प्रूडेंस उठा लें, दुनिया की कहीं की उठा लें, ये जो पाकिस्तान में जो ये जूरिस्प्रूडेंस डेवलप करना चाह रहे हैं ये नहीं डेवलप होगी। और वो जो अजमल कसाब था मुंबई वाला, उसको आम अदालतों में ट्राई किया हाँ गया जी, तो ये अपने लिए सुबकी का बायस बनाएंगे। मतलब जो इमरान खान को प्रोजेक्शन मतलब जो ये खुद देना चाह रहे हैं, मतलब इन्हें उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। मगर ये बताइए कि मामला जो है वो सही नहीं जा रहे, अगर अपोजिशन के साथ हो या कामरान मुर्तज़ा साहब आपके साथ हो, अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ 26 और 25 नवंबर का, तो आपके मदारिस का मामला भी शुरू हो गया है। ये बताइए कि 26वीं आइनी तरमीम जब आपने की थी तो क्या हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने ये आपको यकीन दहानी कराई थी कि जो मदारिस का बिल है हम पास कर देंगे और ये कंडीशन है और आप 26वीं आइनी तरमीम के अंदर हामी भर लें? बड़ी मुश्किल से आपने वो हामी भरी थी। देखिए, पहले तो 26वीं तरमीम को जो है ना जितना हम डाइल्यूट करवा सकते थे वो हमने डाइल्यूट करवाया। फिर उसमें कोई 5-6 क्लाजेस हमारे अपने थे वो हमने उसमें डलवाए एज ए प्राइवेट मेंबर बिल। वो अमेंडमेंट थी हमारी अपनी JUI की, वो हमने अमेंडमेंट्स मूव की और वो फिर अमेंडमेंट कैरी हुई। वो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से था। दो और इसकी लिम्स थी, एक ये सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के हवाले से और दूसरा जो है वो वक्फ इमलाक के हवाले से। इस्लामाबाद में वक्फ इमलाक वाला मामला भी अभी तक लटका हुआ है और सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाला भी ये सरकारी बिल के तौर पे आया था, हमारे बिल के तौर पे नहीं आया था, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं था। ये जो सरकारी बिल होता है, जो सरकार का जो वो कोई बिल होता है, वो पहले उसको कैबिनेट उसकी मंजूरी देती है और फिर उसके बाद जो है ना ऐवानों में आता है। तो इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और उसमें वो 3 मेंबर भी शामिल थे जो कल ताहिर अशरफी साहब के साथ तशरीफ फरमा यानी और फिर उन्होंने वो वोट देते हुए भी वो शामिल थे। पीपल्स पार्टी ने भी वोट किया था और नून ने भी वोट किया था और MQM ने भी वोट किया था, इन सब ने वोट किया था हमारे साथ। और फिर उसके बाद ये कानून बना और फिर आपको पता है या जो लीगल साइड के और लोग हैं उनको भी पता है कि कोई भी ऑब्जेक्शन हो वो पीस मील में नहीं होता, वो वन गो में तमाम एतराज़ात लगाने नहीं। मगर अगर ये अब नहीं माने, एक एतराज़ लगाया जी कामरान साहब, अगर ये अब नहीं जरदारी साहब ने पहले सिर्फ एक एतराज़ लगाया था। अच्छा। और वो एतराज़ जो है वो एड्रेस करके स्पीकर साहब ने भिजवा दिया। फिर वो एतराज़ जो है ना जब रिमूव हो गया तो फिर वो 10 दिन के आगे निकल जाने के बाद, जिसमें जो 10 दिन उनके पास इख्तियार था उससे ज़ायद हो जाने के बाद उन्होंने फिर ये सब कुछ किया है। नहीं, इतराज़ क्या था अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा एतराज़ पहले कोई फुल स्टॉप कामे का एतराज़ था, इस तरह से कलमी एतराज़ था। मगर अब मैंने वो एतराज़ जब पूरा हो गया फिर दोबारा एतराज़ आए हैं। तो एतराज़ात वन गो में होते हैं, ये पीस मील में नहीं होते। नहीं, मगर अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो फिर आप लोगों का क्या लाएमल होगा? देखिए, हम 17 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। अपना मौलाना तकी उस्मानी साहब ने इजलास बुलवाया है जो इसमें 17 तारीख को इस्लामाबाद में, और उसमें ये फ़ैसला करेंगे कि अब जो प्रपोज़ल है कुछ गवर्नमेंट का उस हवाले से, और वो जो फ़ैसला कर लेंगे फिर उसके बाद हम अपना सियासी फ़ैसला करेंगे। अगर तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं गवर्नमेंट प्रपोज़ल को तो फिर हम मौलाना फिर उसको या बाकी पार्टी उसको फिर एग्जामिन करेगी मामले को, और अगर नहीं एक्सेप्ट करते फिर उसके बाद सियासी फ़ैसला होगा और वो मुशावरत के साथ होगा। उसमें किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। JUI वाले अगर मदारिस का जो बिल है जिसके ऊपर पहले से वो कह रहे हैं कंसेंसस हो गया था, अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये भी कहा है कि हम भी आ सकते हैं इस्लामाबाद। तो हुकूमत के सामने अभी चैलेंजेस आप समझे ख़त्म नहीं हुए थे, नए चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ रहा है। इस पर भी बात करेंगे। राजा कमरुल इस्लाम साहब भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ बैरिस्टर उमर नियाज़ी भी साथ हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। अभी एक मसला जो है वो टला नहीं था कि एक नया मसला हुकूमत के लिए सामने खड़ा हो गया और वो है मदारिस का मसला, जिसके ऊपर JUIFA जो हुकूमत की आप समझ लें एक दोस्त पार्टी है, हालांकि अपोजिशन में बैठती है, वो उनसे बड़े ही नाला है। मौलाना फजल रहमान साहब ये कह चुके हैं कि अगर हमारा बिल जो है उसको एक्सेप्ट ना किया गया, जो मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल है, तो फिर हम सड़कों पर आ सकते हैं। राजा कमरुल इस्लाम साहब, जब आपने पहले 26वीं आइनी तरमीम करते हुए ये फैसला कर लिया, ये कंसेंसस हो गया कि मदारिस का बिल भी पास हो जाएगा, तो फिर आप इनको टोपी पहना दिया आपने JUIF वालों को, इनसे 26वीं आइनी तरमीम पे दस्तखत ले लिए और जब इनके बिल की बारी आई तो वापस ले लिया। नहीं, देखें, कानून बनाते वक्त हमेशा कानून एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। मैं लॉयर नहीं हूँ लेकिन लॉ एजुकेशनिस्ट है, हाँ। एजुकेशनिस्ट हूँ मैं, हाँ। लेकिन कानून बनाते वक्त कई दफ़ा कवानीन में गलतियाँ, तरमीम क्यों होती हैं, कानून रिपील क्यों किए जाते हैं, विदड्रॉ किए जाते हैं। अभी मैं एक वो वजाहत करना चाहता था कि जो स्पेशल लॉ होता है, अगर जिस ब्रिज साहब ने कहा कि मिलिट्री एक्ट 1952 का है और एंटी टेररिस्ट एक्ट 1998 का है या 92 का है, तो ये अनलेस रिपील ना हो, तो मैं मिसाल दूंगा कि नारकोटिक्स का एक एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी काम कर रही है और स्पेशल लॉज इससे पहले भी नारकोटिक्स के मौजूद थे, तो अनलेस रिपील ना हो तो दोनों जो हैं वो इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। अब जो मदरसों का मसला है, ये एक तो मैंने बताया कि कानून में कई दफ़ा ये जो सोसाइटीज़ रजिस्टर होती हैं, ये होती हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी इट हैज़ नथिंग टू डू विद एजुकेशन। और जब सोसाइटी आप रजिस्टर कराते हैं अंडर शायद 1841 या 42 का सोसाइटीज़ एक्ट है, उसके तहत एनी सोसाइटी वर्किंग इन द डोमेन ऑफ एजुकेशन, वर्किंग इन द सोशल वर्क रजिस्टर हो जाती है। अब जो तालीमी अदारे हैं, तालीमी अदारों की अक्सरियत भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर होती है विद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, किस टू द एक्सटेंट ऑफ दैट ओनरशिप ऑफ द सोसाइटी एंड नो प्रॉफिट। तो ये सारा कुछ आपने उनको एक्सप्लेन किया था। लेकिन आपकी इनसे बात क्या हुई थी? लेकिन मैं अगली गुजारिश सुन, इसके बाद वही तालीमी अदारा दोबारा एजुकेशन के डिपार्टमेंट के साथ भी रजिस्टर होता है। अच्छा, यानी टू द एक्सटेंट ऑफ दैट नो प्रॉफिट सिस्टम। मैं समझ गई हूँ, मगर जब आपने ये बिल के ऊपर आपने रजामंदी दिखाई, जिस तरह के कामरान मुर्तज़ा साहब ब्रेक से पहले बता गए हैं, उसके बाद फिर आपने बैक ट्रैक क्यों किया? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो है तो क्या है बताइए। देखिए ना, उसमें एक लैप्स है कि जब वो मदरसा है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। अच्छा। अब मदरसा जो है वो कहीं भी आप देखें तो वो एक नहीं, मगर तालीमी सरगर्मी हो रही है। हाँ। अब यह है कि वो मदरसा, दैट मदरसा हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद एजुकेशन डिपार्टमेंट एज वेल, वेदर फेडरल और प्रोविंशियल। तो फिर आपने ये बात उनको पहले क्यों नहीं बता दी? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जब कानून बनते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कई दफ़ा कोई ऐसी चीज़ जो है वो लैक्यूनर रह जाता है, जब उसके दूर करने का वक्त आता है वो थ्रू अमेंडमेंट भी होता है, थ्रू रिपील भी होता है, थ्रू विड्रॉल या अनदर बिल भी आता है। कानून अमली तौर पर आपने बनाया तो वो उसकी शक्ल कुछ और निकली। फिर नहीं, कानून तो वही था कि मदरसा जो है रजिस्टर होंगे, लेकिन इन एडिशन टू दैट मैंने तालीमी अदारों की मिसाल दी कि वो रजिस्टर्ड तो हैं सोसाइटीज़ एक्ट के तहत। अब कोई तालीमी अदारा, कोई कॉलेज या स्कूल कहे कि जी अब मैं चूँकि उधर रजिस्टर हूँ और मैं तालीम दे रहा हूँ लेकिन मैं तालीम के साथ रजिस्टर नहीं होऊंगा, तो क्वेश्चन तो यहाँ पे है। अच्छा, ठीक है, मगर फिर ये मामला आप देखते हैं कि किस ये ऊँट किस करवट बैठता है। मगर एक जो अहम इशू है वो ये है, बैरिस्टर साहब आप बताइए कि अब मुज़ाकरात के ऊपर बातचीत तो हो रही है, इमरान खान साहब ने कमेटी तश्कील दे दी। मुझे ये बताइए कि क्या आप हुकूमती जो वफ़द है उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे? क्योंकि आपने एक तरफ से आपने जलसे का कॉल दी, फिर जलसे के कॉल को आपने मज़ीद और बढ़ा दिया, पहले जुम्मे को थी, अब मेरा ख्याल है संडे को हो गई है, और सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसके ऊपर कुछ वाज़े नहीं हो रहा, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो कह दिया था कि जी 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी होगी, अभी उसके ऊपर भी कोई हतमी फ़ैसला नहीं आया। बुनियादी तौर पे जी संडे का जो है वो शोदा के लिए दुआ रखी है और अच्छा। वो पेशावर है, वो दुआ होगी उस सिलसिले में। बाकी जो खान साहब ने कमेटी बनाई है वो 5 रुकनी कमेटी ज़रूर बनाई है और एम्पावर्ड कमेटी है, वो कमेटी ऐसी नहीं है और वो पूरी बाख्तियार कमेटी है, उसके पास तमाम तरह के इख्तियारात हैं और वो जिस मर्ज़ी से चाहे बात करें, जिस मर्ज़ी से चाहे, विच इंक्लूड्स PMLN। डेफिनेटली। तो क्या आप मुतमईन हैं जो PMLN ने वफ्द तश्कील दिया कि जी वो आपसे आके बात कर सके? देखिए, वो तो वफ्द उन्होंने बनाना है, मगर मैं जो समझता हूँ आज जो पार्लियामेंट की पल्स ली है, जैसा आज पार्लियामेंट का माहौल था, मतलब पहले से एक डिफरेंट माहौल था, दोनों एंड से बातें भी हुई, लोगों ने एक दूसरे की सुनी भी, तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी इसमें किसी न किसी लेवल पर इंटरवीन करेगी।
तो देखें फिर मामलात किस तरफ और चलते अगर हैं। पीपल्स पार्टी इंटरवीन करे और इस कमेटी का हिस्सा बन जाए तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा काबिल कबूल होगा? नहीं, ये देखें, ये तो गवर्नमेंट के वक्त का फैसला है कि उसने किस किस को साथ लेना है, हम तो उन्हें नहीं पाबंद कर सकते। मगर बेहतर यही होता है जब ब्रॉडर स्टेक होल्डर तो वो भी हैं सिस्टम में, मगर तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज एक पोजीशन पे आएंगी। जाहिर बात है पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल मगर पार्टी ने आपके जो बानी है उनका तो ये मौकफ रहा है कि जिन लोगों ने मैंडेट चोरी किया उनसे बात नहीं करेंगे। सो नहीं, बैक ट्रैक्ड ऑन दैट। नहीं, बैक ट्रैक नहीं, इस वक्त रखी 2 डिमांड्स हैं। देखें 8 फरवरी का इलेक्शन की तो बात ही नहीं की, इस वक्त जो 2 डिमांड्स ऑन टेबल हैं वो क्या हैं? वो हैं कि असीरान की रिहाई, और नंबर 2 क्या है कि 9 मई और 26 नवंबर पे आप कमीशन बनाएं। इस हद जुडिशल तक बात कमीशन। है। तो कमेटी ने इसी अच्छा, दायरा जुडिशल इख्तियार में कमीशन बात, का सर आपने मुतालबा कर दिया है। एक बात हमें अभी तक समझ में नहीं आई, ये जो 12 लोगों की आपने लिस्ट दी, अभी तक इनका काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। चले समझ में आ गई कि बलूचिस्तान और पंजाब में FIR दर्ज नहीं हो पा रही, खैबर पख्तूनख्वा में आपको कौन रोक रहा है FIR दर्ज करने से कत्ल की? देखिए बकुआ जिधर हुआ है FIR तो वहीं दर्ज होगी ना, इस्लामाबाद टेरिटरी में। एट बेस्ट KPK में क्या कर सकते हैं कि आप इंक्वेस्ट की दरखास्त दे दें कि कब्र कुशाई तो की आप दरखास्त अदालत के दें। पास चले जाएं, देखिए उनसे ये रुजू कर- लवाहिकीन, सारी बात है। अब सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जब एक दफ़ा तदफीन हो जाए लोगों को मेंटली साइकोलॉजिकली उसका प्रिपेयर एक भी करना FIR दर्ज नहीं हुई, शोर बहुत है, देखिए मगर FIR उस एक पे भी वर्क दर्ज हो रहा है, लोगों से बात हो रही है। देखें BBC ने भी कवर किया इस इवेंट को, डिफरेंट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी किया। अल्टीमेटली देखिए ये चीज़ हम नंबर एग्जैजरेट कर सकते हैं, ना सरकार ये नंबर छुपा सकती है। जो ट्रूथ है वो सामने आएगा ही आएगा। कैसे आएगा, दैट्स द बिग क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों ने हमें ज्वाइन किया, कामरान साहब, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, राजा कमरुल इस्लाम साहब। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए और सियासी लोग जो हैं वो आपस में बातचीत करें, क्योंकि जब वो बातचीत करेंगे तो कोई सियासी हल निकलेगा, ना कि मार धाड़ की सियासत को जो है फ़रोग़ मिलेगा। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।